वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे थे पशुपालन में हम लोग पशु आहार अध्याय देख रहे थे। पशु आहार एवं पोषण, इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके थे, परिभाषा, वर्गीकरण वगैरह देख चुके थे। 5वां नंबर का जो टॉपिक है पशु आहार के अवयव, कंपोजिशन, क्या क्या आहार में क्या क्या पाया जाता है, उसको हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हम लोग देखे थे जल मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सबको मैं लिखा हुआ था, इस साइड लिखा हुआ था और इस साइड एक टेबल बनाया हुआ था। तो वो टेबल के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले जल लिखा हुआ था और इस साइड में शुष्क पदार्थ लिखा हुआ था। फिर शुष्क पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजनहीन, अलग अलग वो डिवाइड हुआ था। फिर वसा, कार्बोहाइड्रेट सब आ गया था। तो सबसे पहले सबसे मुख्य भाग पशु के शरीर में पाया जाने वाला जल है, जो पशु शरीर में लगभग 85% जल पाया जाता है। अब बाकी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब होते हैं ना, वो 15% में शामिल होते हैं। न केवल पशु में बल्कि मानव में, हर जीवित पदार्थ है ना, उसमें लगभग ऐसा ही होता है। 85% जल होता है और 15% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। तो जल देखते हैं हम लोग। जल, वाटर, पशु शरीर में लगभग 85% जल। गाय को 36 लीटर पानी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक गाय को प्रतिदिन 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इससे कम पिएगी तो ना वो दूध दे पाएगी, ना वो जीवित रह पाएगी। शरीर में 20% जल की अगर कमी होता है ना, तो कोई भी जीव की, पशु ही नहीं, कोई भी जीव की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि 85% होना चाहिए। सोचो 20% होगा तो शरीर कैसे दिखेगा। हम लोग को प्यास कब लगने लगता है? जब शरीर में 60% के आसपास जल आने लगता है, 60-70 इतना तक पहुंचने लगता है, तो हम लोग को प्यास लगने लगती है। सोचो 20% तक हालत, मतलब 20% में कोई इंसान मर ही जाए। दूध में 81 से 86% जल होता है। जो दूध होता है ना, उसमें अधिकतर जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत बोला? 81-86। ये रेंज क्यों बताया है, एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया है? क्योंकि अलग अलग पशु में अलग अलग मात्रा होती है। उसको हम लोग जब दूध डेयरी पढ़ेंगे ना, दूध के संगठन, तो उसमें देखेंगे कौन से पशु में कितना प्रतिशत जल होता है, कितना प्रतिशत। तो गाय में भी अलग अलग, गाय का प्रजाति है उसमें भी अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग गाय के जो प्रजाति नस्ल होते हैं ना, उसमें अलग अलग मात्रा होती हैं। घी की मात्रा भी अलग अलग होंगी, अलग अलग में जर्सी गाय में अलग होंगी, तो यहाँ पाए जाने वाले गाँव देसी गाय में अलग होंगी, भैंस के में अलग होंगे, भैंस में ज़्यादा घी पाया जाता है। उस तरीके से 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए गाय के 1 लीटर के दूध उत्पादन के लिए 3 से 3.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 3 से 3.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब अगला देखते हैं, दूसरा नंबर को, इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर में है शुष्क पदार्थ। टेबल में बनाया था शुष्क पदार्थ 2 भाग में, 2 नहीं बल्कि 3 भाग में विभाजित था। अकार्बनिक, कार्बनिक और विटामिन्स। कार्बनिक में क्या क्या आते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, उसमें भी नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रहित करके विभाजन है कार्बनिक में। और अकार्बनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक क्या होता है? जैसे कि खनिज लवण, खनिज या खनिज लवण। और विटामिन्स क्या होता है? इन दोनों के बीच में होता है। विटामिन्स कोई एंजाइम होता है। इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट में इसको विटामिन्स को पढ़ेंगे। तो अकार्बनिक खनिज लवण में देखते हैं, ये शरीर का कितना भाग होता है? तो 3 से 5%। अकार्बनिक पदार्थ वो होता है, जैसे हम लोग कोई भी पदार्थ को जलाते हैं तो कार्बनिक पदार्थ पूरे तरीके से जल जाता है, और जो बच जाता है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। वही है खनिज लवण। ये किसके किसके लवण होते हैं? तो कैल्शियम के होते हैं, फास्फोरस के होते हैं, पोटेशियम के होते हैं,
सोडियम के होते हैं। सोडियम का लवण क्या NaCl होता है, नमक के रूप में खाते हैं, खा के पूर्ति करते हैं उसका मात्रा। इससे कम हो या ज़्यादा हो तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, अधिकता में भी और कमी में भी। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए, हड्डी के लिए। फास्फोरस भी उसी तरीके से हड्डी के लिए है। पोटेशियम रक्त के लिए है। और सोडियम तो सभी जगह, नमक की कमी से क्या न क्या हो सकता है, केवल एक चीज़ के लिए नहीं है, कई सारे चीज़ के लिए है। उसी तरीके से सल्फर, सल्फर भी लिख लेना। सल्फर किसके किसके लिए है? तो बाल के लिए, सींग के लिए, ऊन के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना प्रतिशत लवण पाया जाता है। तो अनाज में 1.5 से 3%, सूखा चारा में 6 से 6.5%, खलियाँ में 5 से 6%, इसको याद रखना। साइलेज हरा चारा में 1 से 2.5%, इसको याद रखना। मछली चूर्ण 12 से 15%, इसको याद रखना। और हड्डी चूर्ण या गोश्त के छिलन में सबसे ज़्यादा रहता है 15 से 64%। ये तीनों को थोड़ा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसको अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ देख चुके हैं, कार्बनिक पदार्थ देखते हैं। कार्बनिक पदार्थ अगेन 2 भागों में डिवाइडेड है, विभाजित है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन रहित। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, N है, N2 लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? N2 नहीं है, नाइट्रोजन रहित। किसमें किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो वसा में और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के फार्मूला में नाइट्रोजन नहीं आता है। नाइट्रोजन युक्त में देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन युक्त को ही बोलते हैं कच्ची प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन। तो यह भी 2 भाग में विभाजित है, यथार्थ प्रोटीन और प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन पदार्थ। तो ये दोनों को बाद में देखेंगे, इसको डिटेल से। सबसे पहले कच्ची प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन, ये क्या होता है? जो प्रोटीन हम लोग जानते हैं ना, वही है कच्ची प्रोटीन। कोई भी पशु के शरीर में, चाहे मानव ही क्यों ना हो, लगभग 16 से, ऐसे लिखना, पशु के शरीर में 16 से 18% प्रोटीन पाया जाता है। कच्ची प्रोटीन लिखने के बजाय सिर्फ ऐसे लिखना, इसको हेडिंग देना कच्ची प्रोटीन करके। ये टेबल बना लेना, टेबल तो आप लोग बना ही चुके हो। कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त करके कच्ची प्रोटीन करके हेडिंग देना, उसमें लिखना 16 से 18%, किसी भी पशु में 16 से 18% प्रोटीन पाया जाता है। फिर लिखना प्रोटीन में, प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? तो नाइट्रोजन युक्त होता है। कितना प्रतिशत? तो लगभग, प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होता है, N2 नहीं, नाइट्रोजन होता है करके लिखना। पूरा शरीर का 100% भाग है, इसको भी ऐसे करके लिखो, इसी नीचे में ही लिखना। पूरा शरीर का 100% में 16% नाइट्रोजन है। तो 1% में कितना होगा? तो 100/16 मतलब 6.25 होगा। तो एक फार्मूला इसके बाद कंटिन्यू करके लिखना, कुल कच्ची प्रोटीन, कुल कच्ची प्रोटीन बराबर, इसको एक बॉक्स में बंद करना, नाइट्रोजन की मात्रा, पूरा लिखना, नाइट्रोजन की मात्रा गुणित 6.25, कुल कच्ची प्रोटीन, या सिर्फ प्रोटीन करके लिख दो, प्रोटीन बराबर, बॉक्स में इसको अच्छे से लिखो। ये फार्मूला लिखा होता है, लिखने के लिए आता है। पीएटी का भी क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, कुछ भी बन सकता है, खाली स्थान भी बन सकता है। ये फार्मूला दिया रहेगा, खाली स्थान में
ये खाली छूटा रहेगा, तो उसमें 6.25 लिखना है, इतना याद रखना। अब कच्ची प्रोटीन दो भागों में विभाजित है, क्या क्या? ट्रू प्रोटीन, यथार्थ प्रोटीन, प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन पदार्थ। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिसमें प्रोटीन ही नहीं होता है। हर प्रोटीन में बोला था, हर प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, लेकिन हर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जरूरी नहीं कि वो प्रोटीन ही हो। मतलब प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन ही नहीं होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये जरूरी है, लेकिन हर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्रोटीन ही हो जरूरी नहीं है। यथार्थ प्रोटीन क्या होता है? ये सच्चे प्रोटीन होते हैं, ट्रू प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। तो इसको सभी जीव जंतु, सभी पशु, मनुष्य भी आसानी से पचा सकता है, इसी को बोलते हैं यथार्थ प्रोटीन। और प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन पदार्थ, ये इसमें ऐसे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे अमाइड हो गया, अमाइन हो गया, यूरिया हो गया, अमीनो एसिड तो होता ही है। तो जो प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन पदार्थ होता है उसको सभी पशु आसानी से नहीं पचा सकते, इसको केवल जुगाली करने वाले पशु, लिखना, इसको डैश देख लिखना, इसको बाद में लिखना क्या क्या होता है करके, इसमें पहले लिख लेना, इसको पहले लिख लेना, अमीनो एसिड होता है करके, यथार्थ प्रोटीन में सभी पशु आसानी से पचाया जा सकता है करके लिखना। उसके बाद इसमें लिखना प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन पदार्थ में यह सभी पशुओं द्वारा आसानी से पचाया नहीं जा सकता। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो अमाइड, अमाइन, यूरिया, अमीनो एसिड, यह सिर्फ जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा पचाया जा सकता है, क्योंकि उनके पेट में ऐसा जीवाणु पाया जाता है जो प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन पदार्थ को अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में बदल देता है। अमीनो एसिड आ गया, सिर्फ अमीनो एसिड, अब वो फिर आसानी से पच जाएगा, तो सिर्फ जीवाणु के कारण होता है, जो कहाँ होते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? अमाइड, अमाइन, यूरिया और अमीनो एसिड। एक जो प्रोटीन होता है ना, उसको जैसे इसको लिखे हो ना, इसको कच्ची प्रोटीन करके, उसमें लिखना प्रोटीन में चौबीस प्रकार के, प्रोटीन में 24 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसको भी जरूर लिखना। अब ये कंप्लीट होता है नाइट्रोजन युक्त। अब नाइट्रोजन रहित में सबसे पहले हम लोग वसा को देखेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। अब हेडिंग देना वसा, हेडिंग देना वसा। वसा में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट डाउन करने की चीज़ है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी, ऐसे करके लिखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है किंतु ऑक्सीजन की कमी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, ये होता क्या है वसा? तो अम्ल तथा ग्लिसरॉल के लंबे श्रृंखला वाले पदार्थ होते हैं। अम्ल तथा ग्लिसरॉल के लंबे श्रृंखला वाले पदार्थ होते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसमें जो शक्ति होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में जो शक्ति होता है, तो उससे ज़्यादा होता है वसा में शक्ति, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से अधिक। कितना? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 2.5 गुना, 2.5 गुना करके याद रखना।
कितना बोला? 2.5 गुना। सॉरी ये गलत है, 2.25 गुना, 2.25 गुना। किससे? तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से कितना अधिक शक्ति मिलता है? 2.25 गुना अधिक। तिलहन में 17% से कम वसा पाया जाता है, और खली में खली क्या होता है? जो तिलहन होते हैं, जैसे कि मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, तो उसके बीच से हम लोग जो तेल को निकाल लेंगे तो जो बच जाता है उसी को खली बोलते हैं। ऑयल केक्स, इसको तिलहन को बोलते हैं ऑयल सीड्स। तो ऑयल केक्स में 17% से अधिक वसा पाया जाता है। आवश्यक वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक एसिड। तो ये अच्छे क्वालिटी के जो तेल पाए जाते हैं, जैसे कि सूर्यमुखी का हो गया, कुसुम का हो गया, सफोला, सनफ्लावर ऑयल, ये सब किस लिए खाए जाते हैं? यही अम्ल होते हैं। तो ये आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, इनके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसीलिए सफोला तेल को खाने के लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखे थे 2 प्रकार के होते हैं, घुलनशील मतलब सालुबल, अघुलनशील इनसालुबल बोल सकते हैं, दुष्पचनीय। जो अघुलनशील होता है वो दुष्पचनीय होता है, इसी को बोलते हैं क्रूड फाइबर, कच्चा रेशा। कच्चा रेशा करके भी लिख लेना इसके बाद में ब्रैकेट करके, क्रूड फाइबर का मीनिंग है। अब देखो घुलनशील पदार्थ क्या होता है? ये दुष्पचनीय है और ये आसानी से पच जाता है, कोई भी पशु, मानव, कोई भी उसको आसानी से पचा सकते हैं। ये घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। उसका उदाहरण लिखना, इसको हेडिंग दे के, यहाँ इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे हेडिंग दे के लिखना, घुलनशील या सालुबल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो उसमें लिखना कि यह पशुओं द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। फिर उदाहरण लिखना, स्टार्च, शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर, शुगर होता है। तो वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, जिसको हम लोग आसानी से, दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है, जिसको हम लोग आसानी से पचा सकते हैं। और अघुलनशील दुष्पचनीय पदार्थ क्या क्या होता है, इसको हेडिंग देना और लिखना कि यह पशुओं द्वारा आसानी से नहीं पचाया जा सकता, यह केवल जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा ही पचाया जा सकता है। जैसे कि गाय भैंस जुगाली करते हैं, उसके द्वारा पचाया जा सकता है। क्योंकि अभी प्रोटीन में भी बताया था, प्रोटीन को भी हम लोग पचा लेते हैं। कौन सा प्रोटीन? दूसरे प्रकार का प्रोटीन बताया था, जिसमें अमाइन होते हैं, अमाइड होते हैं, यूरिया होते हैं, बताया था। वैसे उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का भी क्लासिफिकेशन है प्रोटीन के जैसे। तो इसमें उनके पेट में जीवाणु पाए जाते हैं, वो उनको पचा देते हैं उस रेशे को। रेशेदार मतलब समझते हो, जैसे कि पैरा हो गया, पत्ती हो गया, ये सब हम लोग ना नहीं पचा सकते। इसमें क्या क्या पाया जाता है? उदाहरण सबसे पहले लिखना, रेशेदार उदाहरण में पहले ये लिखना कि इसको वो पशु पचा लेते हैं जो जुगाली करते हैं, क्योंकि उनके पेट में जीवाणु पाए जाते हैं जो उन्हें पचा देते हैं। जैसे उदाहरण लिखना, गाय, भैंस, और ये एक पशु का उदाहरण है। और इसमें भोजन, आहार का उदाहरण है। आहार का उदाहरण में लिखना, भूसा, ठीक है, लकड़ी आहार नहीं होता है, लेकिन वो क्रूड फाइबर का उदाहरण है। पतला हल्का लकड़ी हो उसको भी खा सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या चीज़ होता है? इसमें क्या चीज़ होता है? लिखे स्टार्च और शर्करा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसमें होता है करके लिखना, इसमें होता है
इसमें क्या क्या होता है, तो सेल्यूलोज किसी भी पादप का मुख्य पदार्थ है। सेलुलोज, जो लकड़ी दिखता है ना हम लोग को सूखा, वो सिर्फ सेलुलोज होता है। लिग्निन, लिग्निन और हेमी सेल्यूलोज लिखना, इतने पदार्थ होते हैं अघुलनशील या दुष्पचनीय पदार्थ। इसको फाइब्रस या तंतुमय पदार्थ भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, जितना जितना मैं बोल रहा हूँ सबको लिखना है। ये कौन सा प्रकार का है, इसमें भूसा में कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो अघुलनशील या इनसॉल्युबल या दुष्पचनीय या दुष्पचनशील या क्रूड फाइबर या तंतुमय पदार्थ ऐसे लिखा रहेगा। फाइब्रस पदार्थ ऐसे लिखा रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, हर एक चीज़ बचा हुआ था, कार्बनिक और अकार्बनिक के बाद विटामिन। तीसरा नंबर हेडिंग डालना विटामिन। विटामिन के बारे में हम लोग डिटेल से रसायन में पढ़ेंगे। रसायन में 12वीं कक्षा के रसायन में एक अध्याय है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, उसमें पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उस फलाना विटामिन को विटामिन ए को क्या बोलते हैं, बी की दूसरा नाम क्या होता है, बी में भी बहुत सारा होता है, 12 तक अलग अलग होता है, तो वो सब का अलग अलग नाम होता है। किसके कमी से या किसके अधिकता से क्या क्या होता है, वो सब हम लोग उसी में पढ़ेंगे जैव रसायन में। यहाँ पे बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जैसे कि प्रश्न आता है ना संगठन के बारे में लिखने के लिए, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, वैसे तीसरा नंबर विटामिन है करके लिखना। अब विटामिन में यहाँ पर सिर्फ ये बताना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, और एक होता है वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में होता है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों वसा में फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। इतना को बस याद रखना इसमें विटामिन में। 6वां नंबर का हमारा टॉपिक है पशुओं के आहार देने की विधियाँ। पशु को हम लोग आहार कैसे देते हैं, तो एक हम लोग चारागाह में चरने के लिए छोड़ देते हैं, और दूसरा विधि क्या हो सकता है, उसको हम लोग घर में ही खिलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बांध कर खिलाना। और तीसरा विधि भी एक होता है जो दोनों का समन्वय होते हैं। जैसे कुछ लोग खाली चारागाह के लिए छोड़ दिए, घर में बैठा के नहीं खिलाए, और कुछ लोग खाली बांध कर खिलाए, चारागाह जाने नहीं दिए, तो दोनों का समन्वय। तो सबसे पहले लिखते हैं चारागाह में चराना, इसी को बोलते हैं फ्री रेंज सिस्टम। ये ऐसे देश जहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है और एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, सब तरह चारागाह होता है, तो ऐसे जगहों में ये चीज़ लागू किया जा सकता है। बड़े बड़े देशों में जहाँ जनसंख्या कम होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, तो वहाँ सिर्फ चारागाह में ही चरने के लिए छोड़ देते हैं। जब दूध दुहने का वक्त आता है तब सबको एक जगह बुला लेते हैं। दूसरा नंबर है स्टॉल फीडिंग, बैठा कर खिलाना।
स्टॉल फीडिंग। ये क्या होता है, तो इसमें बैठा कर खिलाते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं। हर 8 से 10 घंटे में देना पड़ता है हम लोग को, दाना चारा सब देना पड़ता है मिश्रण करके, पानी भी वहीं पर देना पड़ता है और बैठा के खिलाते हैं। इसी चीज़ को बस इसमें लिखना है। और तीसरा नंबर है दोनों का समन्वय, दोनों का समन्वय कॉम्बिनेशन। तो ऐसे जगह जहाँ गर्मी भी होता है, ठंड भी होता है, ठंड के दिन में हम लोग को बरसात के बाद चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसमें चारा गाँव में जाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो उस समय हम लोग को बैठा कर खिलाना पड़ता है। तो यही चीज़ है, दोनों का समन्वय, उसी चीज़ को बोलते हैं। उसमें सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम ऐसे करके एक्सप्लेन करके लिख देना। ये 3 विधि है, ठीक है। यहाँ पर ना बैठा कर खिलाने के बजाय ना, हालांकि बुक में वैसे दिया है बांध कर खिलाना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बांध कर खिलाना। अब पशु आहार का वर्गीकरण को हम लोग वर्गीकरण में, जैसे कि दाना होता है, सूखा चारा होता है, हरा चारा होता है, दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मोटे चारे। तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल से देखेंगे। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है और आगे की चीज़ भी देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक यू।